Hello friends, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing fine. Friends, I am CA Anuj Gupta. In today's session, we are going to discuss about the accounting concepts, principles and accounting conventions. Basically, accounting concepts are the rules and the guidelines which are need to be followed while doing the accounting. बेसिकली फ्रेंड्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना चाहिए while doing the accounting. They basically brings the harmonization or standardization in the accounts. Starting with the first concept, that is entity concept, also known as business entity concept. Business entity concept कहता है कि the owner of the business and the business both are the different entities. Let's start with an example. Let's say ये business का owner है मिस्टर राम. इनका एक बिजनेस है, इनका बिजनेस है लेट्स से इनकी एक स्वीट्स की शॉप है. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं. दैट मीन्स हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, तो अगर ओनर भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश और बाय विड्रॉइंग कैश, these all transactions are to be recorded in the business accounts. That means कि each and every transactions, whether it has been incurred even by its owner, it is to be recorded in the books of accounts. Next concept is money measurement concept. बहुत आसान कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग आर टू बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी. एंड मनी मीन्स बेसिकली हर कंट्री की करेंसी. अब इंडिया में करेंसी कहें तो इंडिया में क्या चलता है? रुपीस. अगर आप यूएसए में अकाउंटेंट हैं तो आप यूएसए में मनी मतलब आप यूएसए की करेंसी में रिकॉर्ड करोगे और यूएसए में रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस किस में होगी? डॉलर्स में होगी. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन of the business which has a financial character are to be recorded in the terms of money. Friends, ध्यान रखिएगा, those transactions which are cannot be valued in the terms of money cannot be recorded in the books of accounts. third concept हमारा periodicity concept. periodicity concept कहता है कि आपको अपने बिजनेस के अकाउंट्स एक सर्टेन एक डेफिनेट पीरियड के बनाने चाहिए. फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस तो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है जो चलता रहता है, बट क्या हमें कहीं एक पीरियड पे रुककर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए? क्या हमें ये जानना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? या क्या हम कंपैरिजन करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ? अगर कोई 9 मंथ्स के अकाउंट्स बनाएगा, कोई 15 मंथ के अकाउंट बनाएगा, कोई 6 इयर्स के अकाउंट बनाएगा, तो क्या मैं कभी भी कंपैरिजन कर पाऊंगा? नहीं. तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड दैट सर्टेन पीरियड इज जनरली 12 months. The periodicity concept states that each and every business should prepare their accounts for a certain period and that certain period is generally 12 months. Next concept is accrual concept. चलिए देखते हैं accrual concept क्या कहता है. accrual concept कहता है कि whether the expenses have been paid or not, अगर आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी हो या नहीं करी हो, इफ द एक्सपेंस इज अकर्ड
it is to be recorded in the same accounting period in which it belongs. इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. फ्रेंड्स, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कब आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आता है मार्च में, और आप उसकी पेमेंट भी कब करते हो? मार्च में. बट आप मुझे बताएंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने मार्च में पेमेंट करी, वो एक्चुअली में खर्चा किस महीने का है? वो एक्सपेंस किस महीने का है? वो एक्सपेंस है फेब्रुअरी मंथ का. बिकॉज आपने सर्विसेज, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कब करी है? फेब्रुअरी में करी है. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, आपको पेमेंट नहीं देखनी कि आपने पेमेंट कब करी है, आपको देखना है कि आपने सर्विसेज कब यूटिलाइज करी हैं. अगर आपने फेब्रुअरी के मंथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, तो आप अपने फेब्रुअरी के मंथ में एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. सिमिलरली इनकम्स, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है whether the income has been received or not. If it is earned, it is to be recorded in the same accounting period in which it actually earned. For example, let's say कि आप एक एम्प्लॉय हैं, या let's say आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप एक टीचर हैं. आप एक टीचर हैं, आपने बच्चे को पढ़ाया, आपने क्लास दी, क्या आपने पैसा कमा लिया? यस, आपने इनकम अर्न कर ली. बट आपको फीस मिलेगी नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ लेट्स से इन द मंथ ऑफ जुलाई. आपने पढ़ाया कब? आपने पढ़ाया जून के मंथ में. आपको कैश, आपको फीस रिसीव कब होगी? जुलाई में रिसीव होगी. बट आपने एक्चुअली में इनकम अर्न कब करी है? जून में. तो आप उसे इनकम किस मंथ की दिखाएंगे? जून के मंथ की दिखाएंगे, जुलाई के मंथ की नहीं दिखाएंगे. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश का आना या कैश के जाना हमारा एक्सपेंस और इनकम से कोई रिलेशन नहीं है. एक्सपेंस मतलब जब आपने सर्विसेज यूटिलाइज कर ली, व्हेन यू आर बाउंड टू पे, दैट इज योर एक्सपेंस. वेदर इट हैज बीन पेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड और नॉट, इट इज इररिलेवेंट. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, आई रिपीट अगेन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट स्टेट दैट whether the expenses have been paid or not, if it is occurred, then it is to be recorded in the same accounting period in which it belongs. Similarly, for the incomes, whether the income has been received or not, if it is earned, it is to be recorded in the same accounting period in which it actually earned, or in which it actually services are provided. Next concept is matching concept. अच्छा फ्रेंड्स, आप मुझे सब एक बात बता रहे हैं, आपने बचपन में, आपने अपने चाइल्डहुड में एक मैचिंग करी है. जब मैं छोटा बच्चा था तब एक मैचिंग करती थी मैम कहती थी कि ए को स्मॉल लेटर, कैपिटल वाले ए को स्मॉल लेटर ए से मिलाओ, कैपिटल बी को स्मॉल वाले लेटर बी से मिलाओ. क्या हमें मैचिंग से यही कुछ समझ में आता है? यस. तो कुछ ऐसा ही मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहता है. मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी आपने इनकम्स अर्न करी हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में, उस इनकम को अर्न करने में जितना भी रेवेन्यू से आपने इनकम अर्न करी 500 रुपीस की,
इस 500 की इनकम अर्न करने में क्या आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे? यस, बिल्कुल हुए होंगे। आपने रॉ मटेरियल परचेज करा होगा। आपने लेट्स से रॉ मटेरियल परचेज करा 100 का। आपने वेजेस पे करी वर्कर को, लेट्स से आपने वेजेस पे करी 50 रुपीस की। तो फ्रेंड्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जितनी भी इनकम अर्न करी है, उस इनकम को अर्न करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड होने चाहिए टू एसर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनकम तो अर्न कर रहे हो और आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो 16-17 में, और एक्सपेंसेस कह रहे हो कि नहीं जी हम एक्सपेंसेस इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे हम 17-18 में। तो क्या आप कभी भी अपना ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता लगा पाओगे? नहीं पता लगा पाओगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट all expenses which are incurred to earn the revenue should be recorded in the same accounting period. Next accounting concept is going concern concept. Going concern concept कहता है, going concern concept states that it is always assumed that business will run for a foreseeable future. That means हमें कभी भी अपने बिजनेस को ये सोचकर, ये एज्यूम कर नहीं करना चाहिए कि हमें अपना बिजनेस कल ही बंद करना पड़ेगा. It is always assumed that business will run for foreseeable future. foreseeable future मतलब जहां तक आपका विजन है, मतलब आने वाले 5-10 साल या 100 साल, जहां तक आप अपने बिजनेस को देखते हो कि आप बिजनेस अच्छे तरीके से चला पाओगे, आप हमेशा ये एज्यूम करके चलोगे कि बिजनेस विल रन फॉर दैट पीरियड. अगर मैं कभी भी ये सोचूंगा कि कल ही अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा. क्योंकि लेट एग्जाम्पल, आपने एक एसेट, आपने कार खरीदी, लेट से 10 लाख रुपीस की. आपने कहा कि सर इस कार को मैं 5 साल चलाऊंगा. फ्रेंड्स, क्या आपने ये एज्यूम करा कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक अलाइव हैं? वेल, आई विश आप सबको भगवान बहुत लंबी उम्र दे. बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी मैं कोई भी एसेट, या आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके एग्जाम्स हैं 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, या आफ्टर 1 ईयर, तो क्या आपने ये एज्यूम कर रखा है कि ये लाइफ अभी कंटिन्यू रहेगी 1 ईयर तक? Similarly, in the business, we all have to assume that business will run for a long run. Business लंबे समय तक चलेगा, हमें कल ही अपने बिजनेस को बंद नहीं करना पड़ेगा. Next concept is cost concept. Cost concept कहता है कि जब भी आप कोई अपना एसेट परचेज करते हैं तो आप उस एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए. अब बात आती है, सर कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस. जितने में भी आपने उस एसेट को परचेज करा, उसमें ऐड कर दो वो सारे खर्चे जो उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने में हो गए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं 15,000 रुपीस का एक लैपटॉप लेकर आया. अब 15,000 रुपीस का तो लैपटॉप था, उसका परचेज प्राइस कितना है? 15,000 रुपीस. बट लैपटॉप को लाने में 1,000 रुपीस का एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. भैया मार्केट गया, कैब में आया, ओला कैब में गया.
अब 1000 रुपीज का ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गया, तो घर आते आते लैपटॉप 15,000 का या फिर 16,000 का। फ्रेंड्स, कितने का हो गया लैपटॉप? 16,000 का। घर आके पता चला कि इस लैपटॉप में तो विंडोज भी डलवानी पड़ेगी। ओ माय गॉड, एक और खर्चा हो गया। वो खर्चा लेट्स से है 4,000 रुपीज का। क्या विंडोज के बिना लैपटॉप चल पाता? नहीं चल पाता। तो नेट मेरे लैपटॉप की कॉस्ट कितनी बन गई? 20,000 रुपीज बन गई। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट all expenses which are incurred to make the asset ready to use are added in the cost of asset. Next concept is realization concept. Realization concept मतलब बेटा, realization मतलब realizable value, that is market value. आप अपने एसेट को तभी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे when there is intention to sell such asset. That is realization concept. Next concept is dual aspect concept. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इम्पैक्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तभी तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग में दो इम्पैक्ट होते हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने इंपैक्ट होते हैं? 2 इंपैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मशीनरी परचेज इन कैश। मशीनरी परचेज करने से क्या मशीनरी एसेट है? यस। क्या एसेट बढ़ रहा है? यस। दूसरा इंपैक्ट क्या है? कैश। क्या कैश भी एसेट है? यस। क्या कैश कम हो रहा है? यस, कैश कम हो रहा है। तो क्या हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट बन गए? यस, दो इंपैक्ट बन गए। पहला इंपैक्ट मशीनरी परचेज करने से एसेट बढ़ गया, बट दूसरा इंपैक्ट क्या बन गया? कैश कम हो गया। सिमिलरली डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इंपैक्ट्स। इसी वजह से आप सब ने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है दैट इज एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी स्टेट्स दैट once the accounting policy or the method is adopted, it should be followed for the number of years. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे अकाउंटिंग में हमें बहुत सारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स गिवन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। अकाउंटिंग हमें बहुत सारे मेथड्स या अकाउंटिंग हमें बहुत सारी पॉलिसीज बताता है। हम उन पॉलिसीज में से कोई सी भी पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, तो उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को आप आगे आने वाले सालों तक उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को ही अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तो आप SLA मेथड लगा रहे हो, कभी आप WDV मेथड लगा रहे हो। नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना है मतलब जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द नंबर ऑफ इयर्स, आने वाले सालों तक आप वही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेंगे। बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस या 3 एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं उसको। अगर लॉ चेंज हो जाता है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने की वजह से हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ा, तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। सेकंड, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड चेंज करने से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
बेटर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकता हूं। अब बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेनेटरी हो जाना। बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाना नहीं है। बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब है एक्सप्लेनेटरी हो जाना। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई, उनके यूजर्स को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है। दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो consistency states that once the accounting policy or the accounting method is followed, it should be followed for the number of years. But accounting policies can be changed under two circumstances. First is if it is required by law or accounting standard. मैंने फर्स्ट टू को कंबाइन कर दिया। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड, if such change will result in better presentation of financial statements. और better presentation का मतलब क्या है? मेरी financial statements और ज्यादा explanatory हो गई, transparent हो गई, that is better presentation. Next accounting concept is materiality. Materiality कहता है कि बिजनेस में हर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? सर, इंपॉर्टेंट का मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस जो सिग्निफिकेंट हैं, जो मटेरियल हैं। अब सर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। लेट्स से एक बिजनेसमैन है जिसका स्वीट्स की दुकान है। अब इसने 1,000 रुपए का 1,000 रुपीज का एक्सपेंस करा। अब आपको क्या लगता है, क्या इस बिजनेसमैन के लिए क्या 1,000 रुपए का खर्चा इंपॉर्टेंट या मेजर एक्सपेंस है? आप कहोगे यस। बट सिमिलरली क्या यही 1,000 रुपीज का एक्सपेंस आपको लगता है रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। तो सर इंपॉर्टेंट एक्सपेंस या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस। तो सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? इंपॉर्टेंट मतलब या मटेरियल मतलब any information which can influence the decision of stakeholder. ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर का डिसीजन चेंज कर दे या सोचने पे मजबूर कर दे, वो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैं आपका अकाउंट्स का टीचर, अब मैं कहता हूं कि 12th क्लास में मेरे अकाउंट्स में 30 नंबर आए थे, भैया मैं फेल हो गया था। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप कहोगे सर आप खुद अकाउंट्स में फेल हो गए, इस वीडियो को बंद करो, किसी और टीचर की वीडियो देखो। यस, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं कहता हूं कि मेरे 12th क्लास में हिंदी में 25 नंबर 25 नंबर आए थे। क्या ये इंफॉर्मेशन आपको ये वीडियो बंद करने पे मजबूर कर देगी? नहीं करेगी। आप कहोगे सर हम तो आपसे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हिंदी में आप फेल हुए या पास हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो मटेरियलिटी भी यही कहता है, मटेरियलिटी कहता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट है, जो मटेरियल है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज बतानी चाहिए. नेक्स्ट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. अब out of the above all 12 accounting concepts we have discussed, इसमें से 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions मानी गई हैं. फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न याद करिए क्या कहता है. गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस विल रन फॉर फोरसिएबल फ्यूचर. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि once the accounting policy is followed, it should be followed for the number of years. Similarly, accrual concept क्या कहता है. accrual concept कहता है कि expense अगर हो गया, whether it has been paid or not, it is to be recorded in the same accounting period in which it belongs. This is the important topic, friends. Please don't forget to revise before going to the exams. Thank you so much, friends. Please don't forget to subscribe, like and share this video. And if you have any queries, please write it on the comment section. Thank you very much.